आर्टिकल 21। लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, एक लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पहली बात तो ये कि पर्सन टर्म यूज किया गया है, मतलब सबके लिए अवेलेबल है। और कहा यह गया है कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता सिवाय प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग किसी की पर्सनल लिबर्टी को और राइट टू लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है, छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये जो टर्म है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यही बोन ऑफ कंटेंशन है। इसी के अराउंड आर्टिकल 21 की सारी डिबेट घूमती है। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि अगर किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी, उसके राइट टू लाइफ से उसको डिप्राइव किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि कोई कानून ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या जिसके तहत ये किया जा रहा है। कोई लॉ ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? अगर लॉ एग्जिस्ट करता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछो कि जिस लेजिस्लेचर ने उस लॉ को इनेक्ट किया वो लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट था क्या? उस लेजिस्लेचर के पास में पावर थी क्या उस लॉ को इनेक्ट करने की? और अगर ये दूसरा पैरामीटर भी सही है तो तीसरा सवाल पूछो कि जब लेजिस्लेचर ने उस लॉ को इनेक्ट किया तो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर को फॉलो किया क्या? जो कानून की किताब में प्रोसीजर दे रखा है उसको फॉलो किया क्या? ये 3 सवाल पूछने हैं कि लॉ है या नहीं है। अगर लॉ है तो जिस लेजिस्लेचर ने उसको इनेक्ट किया वो कॉम्पिटेंट था या नहीं, और अगर कॉम्पिटेंट था तो जब उसको इनेक्ट किया गया तब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। अगर ये तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से किसी को डिप्राइव किया जा सकता है। बेसिकली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि कानून बनने के बाद जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेजिस्लेचर के एक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेजिस्लेचर एक्शन क्या होगा वो समझ में आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कह रहा है कि देखो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के, इन तीनों को तो चेक करना ही है। ये तो चेक करना ही है कि कोई लॉ है या नहीं है। लॉ है तो क्या जिस लेजिस्लेचर ने उस लॉ को इनेक्ट किया वो कॉम्पिटेंट था या नहीं था, और अगर कॉम्पिटेंट था तो जब उसको इनेक्ट किया गया तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इन 3 सवालों के अलावा एक चौथा सवाल और पूछा जाएगा कि ये जो लॉ है जिसके तहत किसी इंसान की लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव किया जा रहा है वो लॉ जस्ट है या नहीं है, वो लॉ फेयर है या नहीं है, वो लॉ रीजनेबल है या नहीं है। मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन को चेक किया जाएगा और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव एक्शन को भी चेक किया जाएगा कि ये जो कानून बनाया गया है वो फेयर है, रीजनेबल है, जस्ट है या नहीं है। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो कि ये कोई आदमी है ए और ये सरकार का अपोनेंट है, ये सरकार को जी भर के क्रिटिसाइज करता है उसकी पॉलिसीज़ के लिए, लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज करना कोई गुनाह तो है नहीं, और सरकार चाह रही है कि किसी भी तरीके से इसकी आवाज़ बंद की जाए, और सरकार कोई लॉ लेकर आ गई और उस लॉ के तहत इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से कोई लॉ ले आए और इसको अरेस्ट कर लिया। ये आदमी पहुंचा कोर्ट। अब कोर्ट क्या बोल रहा है, देखो कोर्ट ये कह रहा है कि देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में 3 पैरामीटर्स हैं। पहला तो हम चेक करेंगे कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए कोई लॉ है या नहीं है।
तो लॉ तो सरकार लेकर आ ही गई है। दूसरा हम चेक कर लेंगे कि जिस लेजिस्लेचर ने इस लॉ को इनेक्ट किया वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके पास में पावर है या नहीं है। पावर है तो फिर तीसरा सवाल और पूछ लेंगे कि प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। और अगर ये तीनों पैरामीटर्स का जवाब हाँ है तो फिर तुम्हारा अरेस्ट जायज़ है। और ये बड़ा नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बड़ा नेगेटिव तरीका है देखने का। अगर ब्रॉड व्यू होता तो एक सवाल और पूछ लिया जाता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कि ये जो लॉ लाई थी सरकार, ये फेयर है या नहीं है, ये जस्ट है या नहीं है, ये रीजनेबल है या नहीं है। और ये इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में हुआ भी। एक केस आया ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 और दूसरा आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस की कहानी क्या है? सेम वही अपने एग्जाम्पल वाले आदमी है ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन साहब गवर्नमेंट के पॉलिटिकल अपोनेंट थे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रहते थे और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए टाइम पे इनको डिटेन कर लिया जाता था। सिंस दिसंबर 1947 इनको टाइम पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1950 में एक बार फिर से इनको गिरफ्तार किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, बड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली एक तो आदमी को गिरफ्तार किया जाता है जब वो कोई क्राइम कर देता है, उसको पनिश करने के लिए। दूसरा, अगर अथॉरिटीज़ को ये लगे कि ये आदमी कोई क्राइम कर सकता है तो उस क्राइम को रोकने के लिए, उस आदमी को उस क्राइम को करने से प्रिवेंट करने के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि क्राइम ना करे उसको प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। और ये बड़ा वेग हो सकता है, अगर सरकार पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाए तो किसी को भी उठा के डाल सकती है इसमें। और जब ए.के. गोपालन साहब को डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो ए.के. गोपालन साहब पहुंचे कोर्ट, रिट पिटीशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 और इन्होंने कहा कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है और मेरे को गिरफ्तार किया गया है और मेरे को कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं कि मेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में बैठी 6 जजेस की बेंच, और इस 6 जजेस की बेंच ने बड़ा नैरो पॉइंट ऑफ व्यू लिया। इस 6 जजेस की बेंच ने बोला कि देखो आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव किया जा सकता है। हम वो चेक कर लेते हैं 3 पैरामीटर्स। कोर्ट ने पूछा देखो आपको डिटेन किया गया है, क्या कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है जिसके तहत आपको डिटेन किया जा सकता है? ये चेक किया गया तो लॉ तो एग्जिस्ट करता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। फिर दूसरा, ये जो लॉ बनाया, इनेक्ट किया, इसको इनेक्ट करने वाला लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट था या नहीं था, उसके पास में पावर थी या नहीं थी, ये चेक कर लेते हैं। वो भी थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि जब ये लॉ इनेक्ट किया गया तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया, तो प्रोसीजर भी फॉलो किया गया था। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें सही हैं इसलिए कोर्ट ने ये कह दिया कि ए.के. गोपालन का डिटेंशन जो है वो सही है। देखो कितना नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है। सरकार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर किसी इंसान को अरेस्ट कर रही है और कोर्ट जो है ये कह रहा है कि देखो लॉ भी ठीक है और लेजिस्लेचर भी कॉम्पिटेंट है और प्रोसीजर भी फॉलो किया गया है, पड़े रहो जेल में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर अप्लाई होता तो ये सवाल भी पूछा जाता कि ये जो लॉ है ये फेयर है या नहीं है, ये जस्ट है या नहीं है, ये रीजनेबल है या नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट हमारी जुडिशरी और हमारी डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अपने आप को रिफॉर्म करती है। उस सिस्टम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उसमें चेंज, उसमें बदलाव, उसमें रिफॉर्म लाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसा ही हुआ इस केस में। सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मेनका गांधी, इनका नाम आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ, संजय गांधी की वाइफ, वरुण गांधी की मदर।
बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रही हैं विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की। मेनका गांधी जी के साथ में क्या हुआ कि इनको पासपोर्ट इशू किया गया ऑन जून 1, 1976, और उस टाइम पे मेनका गांधी जर्नलिस्ट हुआ करती थी। इनको पासपोर्ट इशू किया गया अंडर द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। अच्छा, 1976 की बात कर रहे हैं अपन, उस टाइम पे इमरजेंसी लागू थी। और फिर 1977 में जनता पार्टी इंदिरा गांधी को हरा के पावर में आ जाती है और नेशनल इमरजेंसी को हटाया गया, अपलिफ्ट किया गया मार्च 1977 में। और क्योंकि मेनका गांधी डॉटर इन लॉ है इंदिरा गांधी की, वाइफ संजय गांधी की, तो ये बट ऑब्वियस कांग्रेस की तरफ टिल्टेड थी, इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ था। और ये एक मैगजीन चलाया करती थी उस टाइम पे, सूर्या मैगजीन। और इस सूर्या मैगजीन में इन्होंने जनता पार्टी की गवर्नमेंट को खूब क्रिटिसाइज़ किया। इनफैक्ट एक बार तो इन्होंने उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, उनके बेटे की कुछ स्कैंडलस पिक्चर्स इस मैगजीन में प्रिंट करी। तो सरकार की और इनकी तनातनी पहले से ही चल रही थी और इनको जाना था विदेश, कोई ह्यूमन राइट्स पे स्पीच देने के लिए, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सरकार ने इनको परमिशन तो दी नहीं, साथ ही साथ क्या किया, जुलाई 2, 1977 को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली से एक ऑर्डर आया इनके पास में और इनको बोला गया कि अपना पासपोर्ट सरेंडर कीजिए। बेसिकली इनको बाहर जाने से प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इन्होंने जवाब मांगा कि मैं क्यों अपना पासपोर्ट सरेंडर करूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रीज़न देने से मना कर दिया और ये कह दिया कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हम आपको रीज़न नहीं दे सकते हैं। देखो कितना वीकनेस है। मेनका गांधी पहुंची कोर्ट और इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और बोला कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है। और अगर अपने को याद हो तो अपने आर्टिकल 19 में जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि मूवमेंट के दो डायमेंशंस हैं, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कोई देश में ही घूम रहा है, देश का सिटीजन, और उससे डील करता है आर्टिकल 19। और एक्सटर्नल मतलब कि कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर गया और फिर वापस आ रहा है, ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और इससे डील करता है आर्टिकल 21। बहरहाल मेनका गांधी केस कोर्ट में पहुंचा और इस बार बैठी 7 जजेस की बेंच। और इस बार हमारे कोर्ट ने एक ब्रॉड व्यू लिया, एक पॉजिटिव व्यू लिया और कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ, कि कानून के तहत किसी की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। कि जो लॉ की बात हो रही है, जो लॉ क्वेश्चन में है, वो फेयर है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है, जस्ट है या नहीं है, वो भी चेक किया जाएगा। बेसिकली कोर्ट ने ये कह दिया कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, हम एक ब्रॉड व्यू लेंगे, नैरो व्यू नहीं लेंगे। यहां तक कहा कोर्ट ने कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड नॉट बी अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन। कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं है, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन है। और फिर आगे ये भी कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, जानवरों की तरह सर्वाइव कर रहे हैं। राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, जिंदगी डिग्निफाइड होनी चाहिए। और फिर इस केस के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे केसेस में जुडिशरी ने बताया टाइम पे कि किन चीज़ों को राइट टू लाइफ का हिस्सा बनाया जाए, इंक्लूड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक बच्चे को राइट टू फ्री एजुकेशन है, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू प्राइवेसी, कोई आपकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकता, आर्टिकल 21 में ये राइट है। राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट, पनिश किया जा सकता है किसी क्राइम के लिए लेकिन क्रूअली नहीं किया जा सकता। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग,
किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए अगर हथकड़ी लगाई जा रही है तो उसको राइट है अगेंस्ट हैंडकफिंग। राइट टू हेल्थ भी आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, टॉर्चर करने के लिए किसी को बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया है पुलिस अथॉरिटीज़ ने वगैरह ने, तो उसके अगेंस्ट में राइट है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, कस्टडी में वायलेंस नहीं किया जाएगा, मारपीट नहीं की जाएगी। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, ट्रायल जो है वो फेयर हो और स्पीडी हो, हालांकि इस पे सवालिया निशान है, बट बहरहाल। राइट अगेंस्ट डिनायल ऑफ वेजेस, राइट अगेंस्ट आर्बिट्री डिसमिसल, कि आपको अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर डिसमिस कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट में आपके पास में राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में तो अपने को पता ही है। राइट टू करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी राइट है अंडर आर्टिकल 21। और कोइंसिडेंस कह लो या अनफॉर्चुनेट कह लो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी करप्शन ही है। राइट टू फ्री लीगल एड, अगर कोई गरीब है तो उसको लीगल एड फ्री में मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोर्ट में पेश होना है, किसी क्राइम में उनको अरेस्ट किया गया है, नहीं है पैसा इतना, तो सरकार उनको वकील देती है। राइट टू फ्री लीगल एड। ये बात हुई आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 21A के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में। पहली बात तो ये कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A था नहीं, इसको ऐड किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 और कहा गया द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है आर्टिकल 21A में। हालांकि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है। हमारा कंट्री का एम है, हम चाहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन मिले, और उस डायरेक्शन में राइट स्टेप है ये। इनफैक्ट जब ये आर्टिकल 21A लाया गया तो सरकार ने ये कहा इट इज़ द डॉन ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट, कि ये दूसरे रिवॉल्यूशन की सुबह है। और इसी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत 2 आर्टिकल्स और ऐड किए गए। एक आर्टिकल ऐड किया गया और एक को थोड़ा सा चेंज किया गया। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। क्या लिखा गया? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। हर सिटीज़न की ये नैतिक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि अपने बच्चे के लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देना हर सिटीज़न की नैतिक जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और आर्टिकल 45 DPSP, ये पहले इसकी लैंग्वेज कुछ और थी, बड़ा सिंपली ये लिखा हुआ था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदली गई और आज की डेट में ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये कहा गया आर्टिकल 45 में। हालांकि DPSP है, नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, बट हाँ कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही राइट टू एजुकेशन की बातचीत शुरू हुई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ही कह दिया था कि आर्टिकल 21 के अंडर, राइट टू लाइफ के अंडर, प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। अभी अभी अपन देख कर आए थे राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 years। एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने इस 1993 के केस से पहले 1992 में,
और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, लेकिन एजुकेशन अप टू एनी लेवल, कि किसी भी लेवल तक एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया इसमें, और ये अपने आप में दिक्कत वाली बात थी। इसको ओवर रूल किया गया, इसको ओवर रूल किया गया 1993 में। दिक्कत वाली बात इसलिए थी बिकॉज एक ऐसी कंट्री जो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इंडिपेंडेंट हुए, जिसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज की कमी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, हायर लेवल्स, अपने आप में बड़ा चैलेंज था। और फिर करप्शन इतना डीप रूटेड, खूब बढ़िया इकोनॉमिकली समृद्ध परिवार जिनके पास पैसा है, स्कूल जाएंगे और कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें तो फ्री एजुकेशन दो, पैसा देने को तैयार ही नहीं है लोग। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज था कि हायर एजुकेशन को फ्री किया जाए, और इसीलिए ये सोचा गया, ये डिसाइड किया गया कि 14 तक तो फ्री रखो, उसके बाद फिर इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से लोग पढ़ते ही हैं। पार्लियामेंट ने इस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे पार्लियामेंट लेकर आया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, और ये एक्ट बात करता है दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी प्रोवाइडेड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards। हर बच्चे को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको अधिकार है ऐसे स्कूल में जो कि सर्टेन नॉर्म्स को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, ये ज़रूरी है समाज के डेवलपमेंट के लिए, ये ज़रूरी है ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट के लिए। और यही बात आगे कही गई, दिस लेजिस्लेशन इज एंकर्ड इन द बिलीफ दैट द वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एंड द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। और इसके साथ आर्टिकल 21A खत्म हो गया। 21 और 21A दोनों अपन ने पढ़ लिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट। Thank you very much.